आज के जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला फार्मूले की वो टाइप है जिसमें किसी भी मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली उसी नंबर में लिखा जाता है या उसी फार्मूले में लिखा जाता है जो ओरिजिनल उसका अपना फार्मूला होता है। फार्मूले की दो टाइप्स थी, एक एक का नाम था एम्पेरिकल फार्मूला और दूसरे का मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूले को हम इससे पिछली रिकॉर्डिंग में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स सी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है। दैट फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस विच इज बेस्ड ऑन एक्चुअल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। किसी सब्सटेंस का वो फार्मूला जो कि एक्चुअल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये प्रोवाइड करता है जितने नंबर ऑफ एटम किसी मॉलिक्यूल जो कि किसी कंपाउंड का होता है, जितने उसके अंदर एटम होते हैं वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं या ये रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6 while that of glucose is C6H12O6। बेंजीन का जो एक्चुअल फार्मूला है वो भी C6H6 है, जबकि इसी एक्चुअल फार्मूले को इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहा जाता है कि किसी फार्मूले के अंदर कितने एटम्स हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, टोटल अगर लिख दिए जाए तो वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह अगर ग्लूकोज की बात की जाए तो उसमें कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6। तो वो भी क्या, वो भी एक्चुअल फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए इस फार्मूले को भी ग्लूकोज का कहा जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। The empirical formulas of benzene and glucose is CH and CH2O। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस बता रहे हैं कि अगर हम उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कह रहे हैं C6 और H6 को, या फिर ग्लूकोज के लिए C6H12O6 को, तो फिर बेंजीन और ग्लूकोज का जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो बेंजीन के लिए लिखा जाता है CH, जबकि ग्लूकोज के लिए लिखा जाता है CH2O। अब इसको, ये इसका एक्चुअल फार्मूला है, जबकि इसका सिंपलेस्ट वर्जन है CH। अगर इसका सिंपल रेशो हम निकालो तो ये 1:1 में आ जाएगा, जो जिसको फार्मूले की शक्ल में हम ऐसे लिखेंगे CH। अगर इसकी सिंपलेस्ट रेशो निकाले तो ये 1:2:1 में आ जाएगा, जिसको हम CH2O की शक्ल में एम्पेरिकल फार्मूला के तौर पर लिखेंगे। तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ? दोनों में फ़र्क ये हुआ कि एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशो में लिखा जाता है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला एक्चुअल रेशो में लिखा जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में वो तमाम एटम्स जो किसी एलिमेंट के होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, लिखे जाते हैं, जबकि एम्पेरिकल फार्मूला में वही एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ अगर हम उसकी सिंपलेस्ट रेशो निकालें तो उस रेशो में लेके जाते हैं, उन एलिमेंट्स को सिंपलेस्ट रेशो में रिप्रेजेंट किया जाता है रिस्पेक्टिवली। सो फॉर दीज कंपाउंड्स द मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला हैंस। तो अगर लेट सपोज हमें एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ और कहा जाए कि इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट किया जाए, तो उसके लिए बताया हुआ है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए एम्पेरिकल फार्मूला को सिंपली n वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या फिर वो कहलाता है मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, जिसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब देखते हैं कि ये n होता क्या है। n इज सिंपल इंटीजर दूस कंपाउंड हुज एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम आर न्यूमरस। अच्छा, अब एक केस है जिसमें हम किसी मॉलिक्यूल के लिए सिंपलेस्ट रेशो निकालें और उसका एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर लें, या फिर अगर वो एक्चुअल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, एक्चुअल फार्मूले में एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है। अब इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि जिनका एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। इसका मतलब ये है कि उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसकी सिंपलेस्ट रेशो पॉसिबल ही नहीं है, वो एक दूसरे का मल्टीपल नहीं है कि उसकी रेशो को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सके, सिंपल कर सके। तो जो फार्मूला उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वही उनका एम्पेरिकल भी होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं, एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम एज न्यूमरस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर H2O, CO2, NH3, C12H22O11, वाटर
कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ साथ ये जो अमोनिया है, ये सारे के सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं। अच्छा, अब ये सेम कैसे हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन की रेशो क्या है 2, ऑक्सीजन की क्या है 1। अब 2:1 को मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ना तो 2 1 पे मज़ीद डिवाइड हो सकता है और ना 1 2 पे। तो इसी तरह अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखा जाए CO2 को, तो कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, ये 1:2, इसको भी मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता कि इसकी रेशो इससे ज़्यादा सिंपल हो सके। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी जो मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो सेम होगा। इसी तरह NH3, नाइट्रोजन की यहाँ पे रेशो है 1, हाइड्रोजन की है 3, 1:3, इसको भी मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल दिया हुआ है C12H22O11। यहाँ पे अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए, इसमें 11 वाहिद वो नंबर ऑफ एटम है जिसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। अदरवाइज़ अगर हम इसको 2 पे डिवाइड करते तो 12 भी डिवाइड हो जाता, 22 भी डिवाइड हो जाता, लेकिन 11 डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसकी भी सिंपलेस्ट रेशो पॉसिबल नहीं है। तो अगर सिंपलेस्ट रेशो पॉसिबल नहीं है तो इट मीन्स कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला दोनों सेम होंगे। तो इन तमाम मॉलिक्यूल्स के लिए हैव सेम एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, देयर सिंपल मल्टीपल n इज़ यूनिटी। अब जिनका सेम नहीं होता उनका या तो 2 होगा, ये n नंबर ऑफ n क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका है क्या। लेकिन जिनके एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं, जैसे कि इस टाइप के एलिमेंट्स या इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके लिए फिर ये n की वैल्यू 1 लिखी जाती है। फिर 1 को अगर हम यहाँ पुट करें और एम्पेरिकल फार्मूला लेट सपोज वाटर का लिखें, तो 1 तो जिस भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा सेम आंसर आएगा, फिर से H2O आ जाएगा, उसी रेशो के साथ आ जाएगा। तो इट मीन्स कि मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला इस केस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। एक्चुअली द वैल्यू ऑफ n इज़ अ रेशो ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब कह रहे हैं कि n की जो वैल्यू होती है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला के अगर हम मासेस पुट कर दें, दोनों फार्मूले हम लिख लें और उसके मासेस पुट कर ले उसके अंदर जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनके, तो उससे जो हमारे पास नंबर आएगा वो क्या होगी, वो n की वैल्यू होगी। जैसे n को यहाँ पे छोड़ दिया जाए और एम्पेरिकल फार्मूला को बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया जाए, जो कि यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ भी है, तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो उससे हमारे पास जो n है इसकी वैल्यू ईजिली फाइंड आउट हो सकती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन है। लेट्स रीड द स्टेटमेंट। द कंबस्शन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड शोज इट टू कंटेन 65.44% कार्बन, 5.50% हाइड्रोजन एंड 29.06% ऑक्सीजन। व्हाट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड? सबसे पहले तो हमारे लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन है कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या है उस कंपाउंड के लिए। फिर कहा है इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड इज 110.15 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। फिर कहा है कि अगर मॉलिक्यूलर मास उस कंपाउंड के लिए 110.15 ग्राम पर मोल है, मतलब मास भी दिया हुआ है, मेंशन है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। अब सोल्यूशन यहाँ पे एग्जाम्पल टोटली सॉल्व्ड है, इसके जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे क्लियर है। लेट्स डिस्कस दिस सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास टू गेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम और मोल्स। ग्राम एटम मालूम करने के लिए सबसे पहले जो ये परसेंटेज मेंशन है तीनों एलिमेंट्स के लिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए। इनमें से हर एक एलिमेंट को जिनकी परसेंटेज गिवन है उसको उसके मास पे डिवाइड करते हैं। एटॉमिक मास, कौन सा मास, जो कि पीरियोडिक टेबल में उस एलिमेंट के लिए मेंशन होता है, और परसेंटेज हमारे पास कहाँ से आ जाएगी, ये स्टेटमेंट से। अब कार्बन के लिए जो मेंशन है वो है 65.44%, उसको हमने पुट किया
उसके नीचे कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12 ग्राम पर मोल। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 5.45 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, जिसको मोल्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए अगर पिक करें या स्टेटमेंट से परसेंटेज, तो 5.50 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के ऊपर, 1.008 ग्राम पर मोल है, तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे इससे आ जाएगा 5.46 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब बारी है किसकी? अब बारी है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के परसेंटेज को मैंने पिक किया, यहाँ पे पुट किया, और इसके अलावा जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास है 16 ग्राम पर मोल। अब दोनों को जब मैं डिवाइड करूँगी तो इससे आंसर आ जाएगा 1.82 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो तीनों ग्राम एटम्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए आए हैं, ये वैल्यू जो है, इन वैल्यूज से क्या हम मोलर रेशोज फाइंड करेंगे। तो नीचे आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों के यहाँ पे आंसर्स लिख दिए गए हैं। कार्बन के नीचे उसका 5.45 ग्राम एटम है, हाइड्रोजन 4.46 है और फिर ऑक्सीजन 1.82 है। अब इसका जब मोलर रेशो फाइंड आउट किया जाएगा तो ग्राम एटम को जो सबसे स्मॉलेस्ट है उसके ऊपर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। स्मॉलेस्ट ग्राम एटम के ऊपर उसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट कौन सा वाला है? ये दोनों तो तकरीबन एक जैसे हैं। ये ग्रेटर है, फिर ये स्मॉलर है, देन ये स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट के ऊपर तीनों को डिवाइड कर देंगे। कार्बन की रेशो आ जाएगी 3, हाइड्रोजन की क्या आएगी? हाइड्रोजन की रेशो आ जाएगी 3 और ऑक्सीजन की रेशो आ जाएगी 1। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द रेशो ऑफ 3:3:1, 3:3:1। सो द एम्पेरिकल, अब यहाँ पे हमारे लिए एम्पेरिकल फार्मूला लिखना बहुत आसान हो गया है। इसी रेशो को सिंपली उस एलिमेंट के साथ लिख दिया जाए और फार्मूले को कंबाइन कर दिया जाए तो इससे हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला जनरेट हो जाएगा। अब जैसे इस 3 को मैंने कार्बन के साथ लिखा, इस 3 को हाइड्रोजन के साथ, इस 1 को ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे मेरे पास एक फार्मूला जनरेट हुआ C3H3O1। 1 को यूजली मेंशन नहीं किया जाता, इसको कहा जाता है एम्पेरिकल फार्मूला, जो सिंपलेस्ट वर्जन में फाइंड आउट हो गया। लेट्स फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला। नीचे कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हमने मॉलिक्यूलर फार्मूले को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पेज है, scroll down. In order to determine the molecular formula, first calculate the empirical formula mass. सबसे पहले कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो ज़रूरत है, वो है एम्पेरिकल फार्मूले मास की। अब एम्पेरिकल फार्मूला मास कैसे फाइंड आउट होगा? जो हमारे पास ऊपर एम्पेरिकल फार्मूला आ गया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, C3H3O, ये क्या है? ये एम्पेरिकल फार्मूला है। इसमें हम सिंपली पुटिंग करेंगे। कार्बन की जगह 12, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, प्लस हाइड्रोजन की जगह 1.008 3 के साथ मल्टीप्लाई क्योंकि इसकी रेशो भी 3 थी, और ऑक्सीजन की जगह 16 उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई क्योंकि 3 रेशो 1 में आया था। तो इससे सिंपली हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला मास फाइंड आउट हो जाएगा जो 55.05 ग्राम पर मोल है। इसके अलावा जो मोलर मास ऑफ कंपाउंड था, ये हमें स्टेटमेंट में ऑलरेडी मेंशन था, जो कि था 110.15 ग्राम पर मोल। इन दोनों वैल्यूज से हमारे पास एक्चुअली इन दोनों वैल्यू का जो मकसद है वो ये है कि इससे n मालूम हो जाएगा, नंबर। वो जो इसका फॉर्मूला हम ऊपर अभी पढ़ चुके हैं, मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड, एम्पेरिकल फार्मूला मास, इन दोनों को फाइंड आउट करने का मकसद यही था कि हम इसमें पुट करके हमारे पास n की वैल्यू फाइंड आउट हो सके। तो 110.15 डिवाइडेड बाय 55.05, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को सिंपली अगर एम्पेरिकल फार्मूले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। 2 3s are 6, 2 3s are 6 और 2 1s are 2। तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला था वो ये था कि C3H3O, जो कंपाउंड हमारे पास अननोन कंपाउंड था, उसका जो हमने एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना था, तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास आ गया था C3H3O।
इसके अलावा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी फाइंड आउट हुआ है वो है C6H6O2, तो यही इसका आंसर है। दोनों फार्मूले फाइंड आउट हो गए हैं। देयर आर मैनी पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं या पॉसिबल हैं। टॉपिक जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। यहाँ पे जो ये मोल है, ये टर्म, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कुछ इस तरह कि ये एटम को मेजर करने के लिए एक यूनिट इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं मोल। मोल क्या है? एक यूनिट है जिसके थ्रू हम एटम को मेजर करते हैं। अच्छा, जैसे कि लेट सपोज हम कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं, चाहे वो ग्रोसरी का सामान हो, आलू हो, टमाटर हो या कोई भी चीज़ हो। हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो सॉलिड स्टेट में है तो उसके लिए अपनी यूनिट्स हैं, वो हमें केजी में मिलता है या फिर ग्राम्स में मिलता है, या फिर बहुत सारे ऐसी यूनिट है लिक्विड के लिए, वो हमारे पास लीटर में होता है या ml मिलीलीटर में होता है। इसी तरह एटम जो कि एक बहुत माइन्यूट ज़रा है, पार्टिकल है, उसको मेजर करने के लिए भी एक यूनिट की ज़रूरत है। उसकी मेजरिंग के लिए जो यूनिट है वो है मोल। अब ये मोल होता क्या है, एक मोल कितने के बराबर है, तो इसको अब हम मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। मोल को इस तरह डिफाइन किया गया है, व्हेन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। अच्छा, कह रहे हैं कि मोल जो है ना, जब भी हम किसी एटम के मास को, मॉलिक्यूल के मास को या फिर किसी फॉर्मूला मास को एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में, तो वो कहलाता है मोल। जब भी किसी एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला मास को किस चीज़ में एक्सप्रेस किया जाता है, ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो कहलाता है एक मोल। अच्छा, ये मास एटम का भी हो सकता है, मतलब सिंगल एटम का, एक मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, और एक फार्मूला, अगर एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला लिखा हुआ है उसका जो मास है वो भी एक मोल के बराबर हो सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो वो 1 ग्राम के बराबर होगा। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है तो वो 16 ग्राम के बराबर होगा। ये 1 के बराबर क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो क्या है, वो 1 है, तो 1 ग्राम 1 मोल के बराबर हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन एटम जो है वो है 16, उसका मास, एक ऑक्सीजन का है 16, तो इसी तरह जो ऑक्सीजन है इसके 16 ग्राम्स इसके 1 मोल के बराबर हो गए। वाटर अब एक मॉलिक्यूल है, H2O। अब इसमें यहाँ मैंने हाइड्रोजन की जगह 1 पुट किया और 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 हो गया। इस तरह ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो दोनों कुल मिला के जब मैंने इस पूरे मॉलिक्यूल का मास निकाला तो वो मेरे पास आया 18 ग्राम्स। इस 18 ग्राम्स को हम कहते हैं कि ये वाटर का 1 मोल है। 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम्स। मज़ीद हम इस मोल को एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, उसके एटॉमिक मास में ये किस तरह ग्राम्स के बराबर है। अगर एटॉमिक मास को हम ग्राम्स में पिक करें तो वो किस तरह मोल के बराबर है, या मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में ले तो वो किस तरह मोल के बराबर है। एग्जाम्पल के साथ इसको डिटेल में अब हम डिस्कस करते हैं। ओके, कंसेप्ट ऑफ मोल। वी नो दैट एटम इज एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल. The mass of an individual atom is extremely small quantity. It is not possible to weigh individual atom or even small number of atoms directly. That is why we use the atomic mass unit to express the atomic masses. कह रहे हैं कि एटम इतना स्मॉल पार्टिकल है कि किसी एक एटम की मास को मालूम करना, इतनी स्मॉल क्वांटिटी को मालूम करना क्या है, इम्पॉसिबल है। इसीलिए क्या एटॉमिक मास यूनिट AMU को एक्सप्रेस, एटॉमिक मासेस को एक्सप्रेस किया जाता है AMU की शक्ल में। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस द एटॉमिक मास में बी गिवन इन एनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ग्राम्स, केजी, पाउंड एंड सो ऑन। कहते हैं कि बात समझने के लिए एटॉमिक मासेस को हम कोई भी यूनिट, मेजरमेंट का जो यूनिट है वो दे सकते हैं, ग्राम्स, केजी, पाउंड या कोई भी। When the substance at our disposal is an element, then the atomic mass of the element expressed in gram is called 1 gram atom.
अच्छा, कोई भी सब्सटेंस किसी एलिमेंट का जब उसके एटॉमिक मास को हम पिक करते हैं, उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को, और उसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो कहलाता है 1 ग्राम एटम। या 1 ग्राम एटम को सिंपली मोल भी कहा जाता है। यहाँ पे हम एक टर्म पढ़ रहे हैं, ग्राम एटम। उस ग्राम एटम को कहा जाता है 1 मोल या फिर ग्राम मोल। नंबर ऑफ ग्राम एटम और मोल ऑफ एलिमेंट ये बराबर होता है कि उसी एलिमेंट का मास जब हम उसके मोलर मास के ऊपर डिवाइड करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे है 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने के बराबर है, 1.008 ग्राम्स। या भी हमने पीछे भी देखा, मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने के बराबर है, 1 ग्राम के। तो ये एक ही बात है, ग्राम एटम और मोल ये दोनों एक ही टर्मिनोलॉजी है, एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल हुए। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, 1 ग्राम एटम ऑफ यूरेनियम इज इक्वल टू 238 ग्राम। अब 1 ग्राम एटम डिफरेंट एलिमेंट के लिए तो ऑब्वियसली उनके मासेस भी डिफरेंट होंगे। 1 मोल ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इज 24 ग्राम्स। अब दोनों ही 1 मोल है, लेकिन कार्बन के लिए वो अलग है और मैग्नीशियम के लिए अलग है। इट आल्सो शो दैट 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम इज ट्वाइस एज हैवी एज एटम ऑफ कार्बन। अब मोल की वजह से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन से एटम्स हैवी हैं, कौन से लाइट है। अब यहाँ पे 1 मोल मैग्नीशियम का 24 ग्राम्स है, जबकि कार्बन का 12 ग्राम्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैग्नीशियम है ये ट्वाइस मतलब 2 गुना भारी है किससे, कार्बन से। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम मोल ऑफ और सिंपली मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या कहा था, एटम के बारे में कहा था कि अगर एटम किसी भी सब्सटेंस का जब उसको हम एक्सप्रेस करते हैं वो तो ग्राम एटम होता है, वो ये ग्राम एटम्स। अब यहाँ मॉलिक्यूल की बात हो रही है कि जब मॉलिक्यूलर मास को किसी भी सब्सटेंस का उसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम मोल, या सिंपली हम उसको मोल भी कह सकते हैं। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट पेज, दूसरे पेज पे आते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऊपर क्या था, एटम्स के लिए था। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल और मोल्स ऑफ अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अब 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ऊपर जितनी हमारे पास मिसाली थी वो किस चीज़ की थी, वो एटम्स की थी, हाइड्रोजन का एटम, कार्बन का एटम और यूरेनियम का एटम। नीचे जो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन आ गई, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ये मॉलिक्यूल के लिए डेफिनेशन आ गई। अब ये मॉलिक्यूल के लिए एग्जाम्पल है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर क्या है, मॉलिक्यूल है, वो किसके बराबर होगा, 18 ग्राम्स के। इसी तरह H2SO4 किसके बराबर होगा, 98 ग्राम्स के। इसी तरह 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 मोल ऑफ सक्रोज किसके बराबर होगा, 342 ग्राम्स के। तो इससे हमें ये पता चलता है, चाहे शुरू में ही स्लाइड में एक डेफिनेशन थी कि द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड 1 मोल। चाहे किसी एक एटम के मास को, मॉलिक्यूल के मास को या फिर किसी फॉर्मूला मास को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, मोल। अब यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये है कि ये 1 मोल ऑफ वाटर है, 1 मोल ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल ऑफ सक्रोज है। इट मीन्स दैट 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हैव डिफरेंट मासेस। अब यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है उनके लिए डिफरेंट मासेस आए, डिफरेंट ग्राम्स मॉलिक्यूल की वैल्यू आई। द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। अब यहाँ पे एक तीसरा केस यहाँ पे आया, पहले हमने ग्राम्स किस चीज़ के, एटॉमिक मासेस को हमने ऊपर देखा एग्जाम्पल्स के साथ, उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर मासेस जो कि ग्राम में एक्सप्रेस हुए थे उसको हमने देखा। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूनिट मास को हम स्टडी करते हैं। डेफिनेशन है, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस। Since ionic compounds do not exist in molecular form, therefore the sum of
एटॉमिक मासेस ऑफ इंडिविजुअल आयन्स गिव्स द फॉर्मूला मास। अब कह रहे हैं कि जो आयोनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि मोस्टली क्या करते हैं, बॉन्डिंग की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए नहीं जाते, इसीलिए उनके एटम्स जो जिनसे वो मिलके बने हुए हैं उनका सम जो है ना, उनको हम उनके इंडिविजुअल एटॉमिक मासेस को प्लस करेंगे और उससे हमारे पास कुल उनका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला मास। उसी फॉर्मूला मास को अगर हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, मोल। द ग्राम फॉर्मूला इज आल्सो रेफर्ड एज ग्राम मोल और सिंपली अ मोल। Number of gram formula or mole of a substance, mass of ionic substance in gram divided by formula mass of ionic substance। अब ये सारे के सारे क्या है, आयोनिक सब्सटेंस है या फॉर्मूला मासेस हैं। NaCl, Na2CO3, AgNO3। ये है सोडियम क्लोराइड, ये है सोडियम कार्बोनेट, ये है सिल्वर नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड का 1 ग्राम फार्मूला या फिर 1 मोल कितने के बराबर होगा, 58.50 ग्राम्स के। इसी तरह सोडियम कार्बोनेट का 1 ग्राम फार्मूला या 1 मोल किसके बराबर होगा, 106। अब ये 106 ग्राम कहाँ से आया, सोडियम में हमने सोडियम का जो मास है पीरियोडिक टेबल में वो पुट किया, 2 दफ़ा उसको मल्टीप्लाई किया, कार्बन का पुट किया, ऑक्सीजन का पुट किया और 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई किया। इन सबको जब हमने कलेक्टिवली प्लस किया तो उससे हमारे पास आया 106। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट में हमने इंडिविजुअली इनके एटम्स में मासेस पुट किए और ओवरऑल इसका जो एग्रीगेट आया वो है 170 ग्राम्स। अब वो जो सिल्वर नाइट्रेट है इसका 1 ग्राम फार्मूला या 1 मोल किसके बराबर होगा, 170 grams के। May also be mentioned that here the ionic mass of an ionic species expressing in gram is called 1 gram atom or 1 mole of ion। अच्छा, यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि किसी आयन को जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो वो 1 ग्राम आयन या फिर 1 मोल ऑफ आयन बन जाता है। इसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम आयन्स और मोल्स ऑफ अ स्पीशी is equal to mass of ionic species in grams divided by formula mass of ionic species। एग्जाम्पल है कि जो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन है, 1 ग्राम अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन लेंगे तो वो 17 ग्राम्स के बराबर होगा। 17 कैसे, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये कुल मिला के कितने हो गए, 17 ग्राम्स, और ये बराबर है 1 मोल के। 1 ग्राम आयन ऑफ SO4 -2, तो ये कितने के बराबर है, 96 ग्राम। इंडिविजुअली सल्फर और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस को प्लस करेंगे और ऑक्सीजन को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इससे आ जाएगा 96 ग्राम्स। किसी आयोनिक स्पीशी के लिए या फिर जो SO4 है उसके 96 ग्राम उसके 1 मोल के बराबर है। ऊपर सल्फेट का 1 ग्राम किसके बराबर हो गया, 96 के। इसी तरह कार्बोनेट का अगर हम मास निकाले तो वो 60 ग्राम्स आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा उसके 1 मोल के। तो हमने इंडिविजुअली केसेस पढ़े, एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए, फिर फार्मूला मासेस के लिए, फिर लास्ट में हमने आयन्स के लिए, सिंगली जो आयन सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसके लिए भी। तो कलेक्टिवली जब हम मोल को डिफाइन करेंगे वो कुछ इस तरह के, the atomic mass, molecular mass, formula mass और ionic mass of a substance expressed in gram is called molar mass of the substance। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा molar mass of the substance। यहाँ पे नेक्स्ट पेज में एक एग्जाम्पल है जिसमें मोल्स को फाइंड आउट किया हुआ है। एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द ग्राम एटम मोल्स इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, 0.1 kg ऑफ सिलिकॉन। एक मास हमें दिया हुआ है ग्राम्स में, एक हमें दिया हुआ है किलोग्राम्स में, और हमने ऊपर सारे केसेस किस में पढ़े, ग्राम्स में पढ़े। तो सबसे पहला काम तो ये है कि इस केजी को हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो इन्होंने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है नंबर ऑफ ग्राम एटम। अब सोडियम और सिलिकॉन 2 एटम्स हैं, तो इट मीन्स कि फॉर्मूला कौन सा आएगा, एटम्स का। नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास ऑफ सोडियम कितना है, 0.1 ग्राम है। तो सोडियम का जो मोलर मास है जो पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है वो है 23 ग्राम पर मोल। इसी तरह नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ सोडियम 0.1 को पुट करेंगे, मोलर मास में 23 को पुट करेंगे, इससे आंसर आ जाएगा 0.0043 मोल। इसका मतलब है कि एक सोडियम के 0.1 ग्राम में एक 0.0043 मोल पाया जाता है।
या फिर ये बराबर है 4.3 इंटू 10 पावर, अगर हम इसको 10 की पावर में लेके तो 4.3 इंटू 10 पावर -3 मोल के बराबर है। अच्छा, नेक्स्ट केस जो है बी वाला पार्ट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द मास ऑफ सिलिकॉन इनटू ग्राम्स। सबसे पहले हमने इस केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। इसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके इससे आ जाएगा 100 ग्राम्स। फिर इसका मोलर मास फाइंड आउट करना है। सिलिकॉन का मोलर मास है 28.086, ये पीरियोडिक टेबल से हमें मिल जाएगा। इसी तरह इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, 100 ऊपर आ गया, 28.086 नीचे आ गया। इससे हमारे पास मोल आ गए 3.56 मोल्स। नीचे एक सेकंड एग्जांपल है, कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेटमेंट में हमसे मोल मांगा जाए, कि किसी न किसी स्टेटमेंट में मोल्स गिवन होंगे और हमसे मास मालूम करने का कहा जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट इज एन आयोनिक कंपाउंड। मैग्नीशियम सल्फेट एक आयोनिक कंपाउंड है। वी विल कंसीडर इट्स फॉर्मूला मास इन प्लेस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो हमने मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला मास लेके आया उसके मॉलिक्यूलर मास के बजाय। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ आयोनिक सब्सटेंस, फॉर्मूला मास ऑफ आयोनिक सब्सटेंस। नेक्स्ट पेज है कि फॉर्मूला मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट है 24 मैग्नीशियम के लिए और 96 SO4 के लिए, तो इसका टोटल आ जाएगा 120 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम कितने हैं, जो कि स्टेटमेंट में गिवन है 10⁻³ मोल्स। तो फॉर्मूले में जब हम इसको अप्लाई करेंगे, मोल्स की जगह 10⁻³ लिखा गया है, मास को वैसे ही उतार दिया गया है फॉर्मूले में, और 120 ग्राम्स क्या है, इसका मोलर मास है। दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.12 ग्राम्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में पहली मर्तबा जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है, जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं। मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है। हमारी तमाम वीडियोस YouTube पर मौजूद है। किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। आप हमारे Zoom प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं। फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल।